हेलो स्टूडेंट्स। सो यू नो सीयूईटी पीजी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि वन स्टॉप सोल्यूशन है सारे बच्चों का जो कि अपने पीजी में इनरोल होना चाहते हैं, और वो भी एक अच्छे यूनिवर्सिटी से, चाहे वो स्टेट की बात कर लो या फिर सेंट्रल की बात कर लो या फिर आप बात कर लीजिए प्राइवेट और डीम टू बी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो भाई अब ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें लाखों हजारों बच्चों हैं जो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। अगर सब्जेक्ट बेसिस भी देखें तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हजारों बच्चे जो है वो इस फॉर्म को भरते हैं, फिल करते हैं और करने के बाद एग्जामिनेशन में बैठते हैं। सीट्स लिमिटेड होती है, तो ऐसे एग्जामिनेशंस में हमें एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए होता है जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन को जो है वो एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट यानी आपका सब्जेक्ट कोड LAQP01 है, तो आपका क्या होना चाहिए टारगेट, क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर आपके पास हो अभी से 8 महीने या 7 महीने या 6 महीने, क्योंकि जो अर्ली स्टार्ट करता है ना उसी को ही अच्छे से फल मिलता है। हमारी तरफ से जो टॉपर गए थे वो हमारे फर्स्ट बैच, यानी उन्होंने प्रिपरेशन अप्रैल से ही शुरू कर दिया था, यानी लगभग उनके पास जो है वो 11 महीने का टाइम था। आपके पास अब तो 11 महीने बचे नहीं है, लेकिन जितने भी महीने बचे हैं मैं चाहती हूँ कि बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट रोड मैप देने वाली हूँ जहाँ पे मैं रीस्टार्ट, टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी सबके बारे में बात करूंगी। सबसे पहला जो बात होता है वो होता है बच्चे टाइमलाइन, यानी कि आप पहले खुद में एनालाइज कीजिए कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास कितना टाइम है। और मैं जब अर्ली स्टार्ट बोल रही हूँ तो अर्ली स्टार्ट में यही तीनों के बेसिस पे, क्योंकि जैसे ही 6 महीना आपका गुजर जाता है तो वो फिर अर्ली स्टार्ट मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि फिर बच्चे जो है वो रश में, सिलेबस कंप्लीट करने के रश में, उसके ऊपर से रिवीजन, PYQ एनालिसिस, मॉक के रश में जो है वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगी कि अगर आप जुलाई से शुरू कर रहे हो तो आपके पास कुल मिला के जुलाई से लेके मार्च तक की मैं बात करती हूँ, क्योंकि जनरली आपका मार्च में एडमिशन होता है, सॉरी एग्जामिनेशन होता है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट, एंड देन जनवरी एंड देन फरवरी, क्योंकि मार्च में तो आपकी एग्जामिनेशन है। इस बेसिस पे 8 महीने, अगस्त से शुरू कर रहे हो तो 7 महीने, और अगर सितंबर से शुरू कर रहे हो तो आपके पास 6 महीने बच जाता है। तो किस तरीके से आपकी जो है वो टाइमलाइन होनी चाहिए, तो एक एक करके सब पे बात कर लेते हैं। अगर बच्चा आपका 8 महीने का टाइम है, यानी तो मैं आपको 8 महीने का एक प्लानर दे देती हूँ। प्लानर आपका जाता है, अगर आपने अपने सिलेबस को देखा होगा तो सिलेबस आपका 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। अब हम जैसे लिटरेचर स्टूडेंट जो किताबों को पढ़ते हैं, किताबों को जो अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, तो हमारे लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई इतना बड़ा बात नहीं है। डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस भी करोगे या 2 दिन में एक प्रैक्टिस भी करोगे, वो आपके लिए चल जाएगा। बट मेन फोकस हमारा बचा हुआ 6 यूनिट होता है, जिसमें से जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है ब्रिटिश एंड इंडियन लिटरेचर। तो पहले मैं आपको इस बेसिस पे ना टाइम बता देती हूँ कि आपको ना शिफ्ट बांटना है। किस बेसिस पे शिफ्ट बांटना है? 2 घंटे की शिफ्ट, 2 घंटे की शिफ्ट एंड 2 घंटे की शिफ्ट, जो कि आप इनिशियली 1.5 घंटे, अगर आपको 2 घंटे ज्यादा लग रहा है तो आप इस शिफ्ट को जो है वो 1.5 घंटे का भी रख सकते हो। पहले 2 घंटे में आप ब्रिटिश लिटरेचर को जो है वो कैरी ऑन करोगे, और कितनी देर कैरी ऑन करोगे? 1 मंथ तक जो है वो 2-2 घंटे ब्रिटिश लिटरेचर को आप कैरी ऑन करोगे, 1 मंथ टू 1.5 मंथ, राइट। फिर उसके बाद जो इस ब्रिटिश लिटरेचर को आपने पढ़ा, इसमें जितने भी मेजर राइटर हैं, राइट, मैं बात कर रही हूँ ब्रिटिश लिटरेचर को आप पढ़ रहे हो, उस मेजर राइटर्स को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में कवर करना है, उनके समरी से रिलेटेड, एंड साथ ही साथ आपको माइनर राइटर्स के बस कुछ ही चंद वर्कों पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद इधर का जो 2 घंटा हो जाता है बच्चे, इधर के 2 घंटे में आप जो है वो छोटे छोटे चीजों को तैयारी करोगे। छोटे छोटे चीजों में जैसे कि आपका लिटरेरी टर्म्स आ जाता है, राइट, लिटरेरी टर्म्स आ जाता है, लिटरेरी ग्रुप्स आ जाते हैं, लिटरेरी जॉनराज आ जाते हैं, राइट। इस चीज की तैयारी जो है वो डेली बेसिस पे 2-2 घंटे की तैयारी आप करोगे। इस तैयारी को आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो जब आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन, बिकॉज आई एम गेसिंग दैट कि मोस्ट ऑफ यू आर इन योर लास्ट सेमेस्टर और योर सेकेंड लास्ट सेमेस्टर, बट लास्ट ईयर फॉर श्योर। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आता है तो आप ये 2 घंटे जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को दोगे, राइट। और इधर जो बचा हुआ 2 घंटा है, जिसमें 1 घंटा आपका बस रिविजन जाएगा,
जो आपने आज पढ़ा है, राइट। और फिर 1 घंटा आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो भी राइटर्स आपने पढ़ा है, जो भी वर्क्स आपने पढ़ा है, उसकी क्वेश्चंस कहाँ से लेंगे मैम? क्वेश्चंस आप चैट जीपीटी, एआई, अलग अलग इतने टूल्स हैं, नोट एलएलएम है, वहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे आज मैंने शेक्सपियर पढ़ा, शेक्सपियर का हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ मैंने पढ़ा मान के चलिए, तो मैं उसके बेसिस पे मैं क्या करूँगी, मैं नोट एलएलएम, चैट जीपीटीज, एआई, जेमिनी, ये सबसे मैं बोलूँगी कि थोड़े से क्वेश्चन जो है आप वैरायटीज़ के मुझे दे दीजिएगा, एक प्रॉम्प्ट आप सेट कर लीजिएगा। ये 1 महीना मैं कम से कम बोल रही हूँ कि आप कितना भी फास्ट करोगे तो 1 महीना जाएगा, और ये मैं आपको एवरेज बेसिस पे जो है वो 1.5 मंथ के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। ब्रिटिश आपका इधर कंप्लीट होता है, तो अब ये 2 घंटा जो है वो किसे जाएगा? अब ये 2 घंटा जो है वो लगभग नेक्स्ट 1 मंथ के लिए किसे जाना है? नेक्स्ट 1 मंथ के लिए आपका जो है वो इंडियन लिटरेचर को जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट 1 मंथ के लिए किसे जाएगा? नेक्स्ट 1 मंथ के लिए जो है वो इंडियन लिटरेचर, जिसमें इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन ट्रांसलेशन भी आ जाएगा, आपका हिंदी लिटरेचर भी आ जाएगा, रीजनल लिटरेचर भी आ जाएगा, सारे लगभग इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। तो ये 1 महीने की आपकी टाइम जाएगी, उसके बाद नहीं। फिर जो दूसरा आपका 2 घंटे का था, उसको आप थोड़ा देर रुकिएगा, और ये 2 घंटे में आप वापस से ब्रिटिश को शुरू से रिविजन करना शुरू कीजिएगा। सो इसमें आपका जो है वो क्या होगा? ब्रिटिश का रिविजन जाना चाहिए। किसका रिवीजन जाना चाहिए? 2 घंटा तो ज्यादा है, 1 घंटा काफी है आपका रिवीजन के लिए। बचे हुए 1 घंटे में आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2 घंटा जैसा आपने रिवीजन का कैरी ऑन किया था कि 1 घंटा रिवीजन जाएगा जो आज पढ़ा है, और 1 घंटा जो है वो क्वेश्चन यानी मॉक जाएगा हमारा, जो उस राइटर को आज हमने पढ़ा है। तो इस बेसिस पे आपका 2.5 महीने जो है वो निकल गया। फिर उसके बाद आपका 2.5 महीने निकल गया, बचा हुआ फिर अगला 15 दिन यानी कि 2 महीने अब आपके कंप्लीट हो गए। 15 डेज की बात करोगे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जो है वो लिटरेरी थियरी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। क्या कर देनी चाहिए? लिटरेरी थियरी, डेली एक थियरी, और अगले दिन जो है वो एक थियरी से, उस थियरी से रिलेटेड राइटर्स, यानी एक थियरी पे आपको 2 दिन देने की बात होगी, राइट। आज हमने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा, उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट जाना, तो अगले दिन मैं स्ट्रक्चरलिस्ट से रिलेटेड जितने भी राइटर्स है उसको मैं करूंगी। और इधर अब आपका इंडियन कंप्लीट हो गया है, तो 1 घंटा आप ब्रिटिशर्स को देते थे, अब 1 घंटा जो है वो ब्रिटिश को कंटिन्यू करते रहोगे, और 1 घंटा नेक्स्ट आप जो है वो इंडियन को देते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट 1 घंटा जो है वो इंडियन को देते रहोगे, एंड इधर सेम रिवीजन आपका कंटिन्यू रहेगा। आपका कितना महीने कंप्लीट हो गए बच्चे? 3 महीने कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 1 महीने में आप क्या करोगे? वर्ल्ड लिटरेचर को कंप्लीट करोगे। वर्ल्ड लिटरेचर में आपके वैरायटीज आ जाते हैं, अमेरिकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, राइट, अफ्रीकन लिटरेचर, कैरेबियन लिटरेचर, ये सारे आपके रशियन, इटालियन, जर्मन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, जिसमें से सबसे लंबा आपका जो है वो अमेरिकन जाएगा, जिसमें आपको 15 डेज देना है, एंड देन सेम आप कैरी करते रहोगे, इसको भी आप कैरी करते रहोगे, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है, राइट। फिर आगे की जब बात कर लेंगे, अब कितने महीने हो गए आपके? अब आपके जो है वो 4 महीने कंप्लीट हो गए, राइट। 4 महीने कंप्लीट हो गए। 5वां महीना जब आपका आएगा तो उसमें आपको जो है जो बाकी के बचे लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, राइट, लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपको जो है वो आने वाले 15 दिन में देना है, राइट। क्रिटिसिज्म जो है वो आपको 15 दिन में देना है, और बाकी का 15 दिन जो है वो आप किसे दोगे? बाकी के 15 दिन जो है वो आप बचे हुए, जैसे कि आपका ट्रांसलेशन स्टडीज हो गया, राइट, आपका फिल्म स्टडीज हो गया, राइट, और उसके अलावा क्या हो गया? उसके अलावा कंपैरेटिव लिटरेचर हो गया, राइट, कंपैरेटिव लिटरेचर हो गया। फिर उसके अलावा आपका कल्चरल स्टडीज, जो कि आपका 1 से 2 दिन का टॉपिक है आपका, राइट, क्योंकि सीयूईटी पीजी में घुस के नहीं पूछते। कल्चरल स्टडीज हो गए, राइट, तो ये आप नेक्स्ट 15 दिन में करोगे। अब आपके कितने महीने हो गए बच्चे? 5 महीने हो गए। सेम बाकी 2-2 घंटे, 2-2 घंटे को वैसे ही चलोगे, रिविजन आपका कंटिन्यू होते रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, 5 महीने गुजर गए, अब बचा हुआ 3 महीना है, तो 3 महीने को वापस से आप, अब तक में आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, और 2-2 घंटे का टाइम आप लेकर चल रहे हो, बीच में रेस्ट लेना मत भूलना, रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट रेस्ट, राइट। अब अगर मान के चलिए कि आपका फिर भी टॉपिक रह गया है, कोई फंक्शन आ गया, यूनिवर्सिटी के एग्जाम आ गए, तो छोड़ दिए, तो 1 महीना के लिए आप ये 2 घंटा बचे हुए टॉपिक, रिमेनिंग टॉपिक को जो है वो ये दोगे, ठीक है। 5वें महीने में 1 महीना जो है वो रिमेनिंग टॉपिक को दोगे, और इधर जैसे आप रिवीजन कर रहे थे शुरू से, वापस से रिवीजन जो है वो चलते रहेगा, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते गए वैसे वैसे रिवीजन, एंड ये वाला भी आपका रिवीजन जाएगा। फिर बचता है आपके पास ये 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद अब आपके पास 2 महीने बच जाते हैं। ये 2 महीने में ओनली PYQs, 2 घंटे PYQ करेंगे,
उसके बाद उस 2 घंटे PYQ की एनालिसिस इस 2 घंटे में करेंगे और इधर आपका रिविजन जाएगा, राइट, ठीक है। तो एक दिन करेंगे PYQ ऑल्टरनेटिवली और एक दिन, जस्ट अ सेकेंड, एक दिन आपका PYQ आप ऑल्टरनेटिवली करोगे और एक दिन आप जो है वो क्या करोगे, मॉक करोगे। आपका ऐसा ही जाना चाहिए, क्या ऐसा ही आपका लास्ट के 2 महीने जाना चाहिए, एक दिन PYQ एक दिन मॉक, एक दिन PYQ एक दिन मॉक। सो एक शिफ्ट में PYQ किया, दूसरे शिफ्ट में उसको एनालाइज किया और फिर रिवाइज किया, राइट, जो वीक पॉइंट है उसको रिवाइज किया, ऐसे जाना चाहिए। तो ये उनका था जिनका 8 महीने का था। जिनका 7 महीने का है वो स्टार्टिंग में सिलेबस कंप्लीट करने में सेम करेंगे, लेकिन उनका मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ कि 1 महीने में आपकी रिमेनिंग टॉपिक नहीं रहेगी, ताकि आपके पास 2 महीना रह जाए PYQ और मॉक के लिए। यानी लास्ट का 2 महीना आप जो है वो बस PYQ और मॉक को दोगे। ये 7 महीने के बच्चों के लिए मैं ये बोल रही हूँ। फिर बचता है आपका 6 महीने। तो 6 महीने में बच्चे 4 महीने आप जो है 4 मंथ्स में आप यूटिलाइज करोगे और 4 मंथ्स को आप क्या करोगे, बस सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे डालोगे। और लास्ट का 2 महीने में जो है वो आपका 2 मंथ में, राइट, 2 मंथ में आपका क्या होना चाहिए कि बचा हुआ जो 1 महीने, इस 2 मंथ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि इस 1 महीने में क्या है, 1 मंथ में आप रिमेनिंग टॉपिक को क्या करोगे, रिमेनिंग टॉपिक को कवर करोगे 1 से 2 शिफ्ट में। बाकी 1 शिफ्ट आपका रिवीजन होना चाहिए और फिर इस 1 मंथ में, लास्ट के 1 मंथ में आप PYQ एंड मॉक, राइट, बस यही आपका होना चाहिए, PYQ एंड मॉक होना चाहिए और आपके वीक पॉइंटर्स पे आपको वर्क करना है। ये मैंने आपको प्लानर बताया 8, 7 एंड 6 महीने के बच्चों के लिए। क्यों आपको सिलेबस को अर्ली शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दे रही हूँ बच्चे, आपका जो सिलेबस है 2 पेज में CUET PG वालों ने बता दिया है, बट एक्चुअली में आपका सिलेबस जो है वो 2 पेज के बराबर है नहीं। इट इज़ इन फैक्ट कि आपको 2 बुक आपको पूरी की पूरी लग जाएगी इस सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो इसीलिए स्टार्ट अर्ली करना है, क्योंकि जितना भी वास्ट एंड डीप सिलेबस है आप उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि मेजर से लेके माइनर राइटर्स, मेजर से लेके माइनर इवेंट्स, हर एक चीज़ पूछी गई है पिछले 3 साल का भी अगर आप क्वेश्चन उठा लोगे तो, राइट। कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ है, राइट। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है, आपके मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट है जिसमें उतनी भीड़ नहीं है और सीट भी आपकी उसी हिसाब से रहती है। लेकिन इंग्लिश के केस में क्या है कि भीड़ बहुत है आपका, राइट, बहुत भीड़ है आपका। अगर आप 2025 के डेटा के हिसाब से देखोगे तो लगभग 19,000 के आसपास बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, लेकिन फॉर्म भरने वाले आपके 22 के आसपास थे। 2026 में ये थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम आपको इस ग्राफ में दिखेगा नहीं। सो कंपटीशन बहुत है। और आप पूरे सीट्स की बात करोगे तो पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट्स को मिला के लगभग आपका सीट जो है वो 1500 से 2000 के आसपास होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, राइट। सो 1500 से 2000 के आसपास आपकी जो है वो अच्छे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रही हूँ, वो इतने ही होते हैं। और देने वाले बच्चे एग्जामिनेशन एवरेज बेसिस पे 17 से 18,000 होते हैं। तो बाकी बच्चे फिर किधर जाएंगे? तो बाकी के बच्चे या तो स्टेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, नहीं तो फिर बाकी के बच्चे जो है वो प्राइवेट एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, राइट। तो आप भी अगर ये 2000 के आसपास का जो आपका अच्छे यूनिवर्सिटी का सीट है वो सीट लिमिटेड है, राइट, कंपटीशन हाई है, गुड यूनिवर्सिटीज की सीट लिमिटेड होती है बच्चे। JNU के खुद के देख लोगे तो 30 से 8 सीट है, राइट। DU के आप देख लोगे तो DU के भी आपके जो है वो डिवाइडेड रहते हैं और लगभग कुल मिला के 300 के आसपास सीट जो है वो आपको DU में देखने को मिलेंगे। और मैं यहाँ पे कैटेगरी के बेसिस पे मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ, है ना। BHU में भी आपके लिमिटेड सीट होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो अच्छे में भी जो अच्छा यूनिवर्सिटी है उधर मिला जुला के आपके कितने सीट्स जाते हैं? अच्छे में भी अच्छा यूनिवर्सिटी जो है उधर 500 से 600 सीट जाते हैं, राइट। उसमें भी अच्छे कॉलेजेस की अगर आप बात कर लोगे तो कुल मिला के आपके जो है वो 200 सीट रह जाते हैं, राइट। सो कंपटीशन बहुत हाई है। अच्छा यूनिवर्सिटी के लिए सब JNU, BHU, DU, HCU, साथ ही साथ IFLU को टारगेट करते हैं। सारे लिटरेचर के बच्चे हैं, है ना। अब यूनिवर्सिटी पे भी हम आएंगे, जिसमें से सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए? JNU, दैट इज जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। बेस्ट आर्ट डिपार्टमेंट, बेस्ट इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट। अगर इस JNU के बारे में यानी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेंगे तो UR में 15 सीट होते हैं बच्चे आपके, जो है वो OBC में 11 सीट होते हैं, SC में 16 सीट, EWS में 4 एंड ST में आपके 3 सीट होते हैं। साथ ही साथ JNU की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है और
और डिप्रिवेशन पॉइंट्स भी होते हैं। एक पॉइंट पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। ये डिप्रिवेशन पॉइंट आपको टायर 1 एंड टायर 2 एंड टायर 3 के लोगों को मिलता है, साथ ही साथ वुमेन को मिलता है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड आपके होते हैं उन्हें मिलता है, उस बेसिस पे यहाँ पे होते हैं। तो टोटल आपके 39 सीट्स होते हैं और ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जेएनयू की अगर आप 2024 के कट ऑफ की बात करोगे, राइट, सो 25 की कट ऑफ की बात करोगे तो ये आपका क्या रहता है, ये आपका कट ऑफ आपका गया है। जैसे इसमें इंग्लिश जो है वो आपका क्या है, ENG इंग्लिश M है, ठीक है, इंग्लिश M है, और रैंक के बेसिस पे यूआर में जो आपका AIR 1 2 3 4 होता है ना, तो उस बेसिस पे 13 रैंक तक गया है। और अगर आप यूआर की सीट भी देख लोगे तो आपका 15 सीट है, लेकिन आपका 13 सीट तक जो है वो राउंड पे गया है, राइट, रैंक पे। फिर यहाँ पे आप रैंक देखोगे तो रैंक आपका जो है वो 7th रैंक जो SC का है वहां तक गया है। कट ऑफ आपका ST का जो है वो 3rd रैंक तक गया है, PWD का 6th रैंक तक गया है, OBC का 13 रैंक तक गया है, एंड EWS का जो है वो 4 रैंक तक गया। यानी कि यहाँ पे सीट और 2nd राउंड तक तो आपका आता ही नहीं है इंग्लिश। फर्स्ट राउंड वाले बच्चे सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं जेएनयू। 2nd राउंड आपका 2025 में आया ही नहीं था इंग्लिश, क्योंकि सीट ही खाली नहीं था। तो कंपटीशन आप समझिए कि कितनी हाई कंपटीशन जाती है। फिर अब आप बात करते हैं सेकंड जो सबसे बेस्ट होता है, या तो वो HCU होता है, नहीं तो आपका DU होता है। DU में सारे बच्चे टारगेट करते हैं स्टार्टिंग के ही, जो आपके सेंट स्टीफन हो गए, हिंदू हो गए, हिंदू कॉलेज हो गए, अगर लड़की हैं तो वो LSR भी टारगेट करती है। ये सारे आपके कुछ आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। DU के बेसिस पे बात कर लोगे तो यहाँ पे C1 एंड C2 कैटेगरी होता है बच्चे। C1 कैटेगरी आपके होते हैं वो सारे बच्चों के लिए जिन्होंने कहीं और से ग्रेजुएशन किया है। C2 उस कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिन्होंने DU से ग्रेजुएशन किया है, तो उन्हें कुछ मार्क्स की छूट मिलती है, राइट। और अगर आप यहाँ पे बात कर लोगे सीट के बेसिस पे, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, राइट, लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, तो वहां पे इतने सीट आपके होते हैं, आप देख सकते हैं खुद ही सीट। और ये फिर आपके कॉलेज वाइज सीट डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि अगर आप बात कर लोगे किसकी, मैं यहाँ हिंदू कॉलेज की बात कर लेती हूँ, तो हिंदू कॉलेज में बस 2 सीट होते हैं आपके यूआर में, SC में 1, ST में 1, OBC में 1। वही C2 कैटेगरी में भी आपका लगभग सेम है, लेकिन C2 कैटेगरी में ST में कुछ होते नहीं है, राइट। आपका तो जीसस एंड मेरी कॉलेज में अप्लाई भी नहीं होता, बस यूआर में आपके 2 सीट होते हैं, राइट। अब बोलोगे मैम क्या DU के इतने कॉलेजेस में इतने ही सीट होते हैं? बच्चे DU के कॉलेजेस में इतने ही सीट होते हैं, लेकिन पढ़ाई आपका क्या होता है, आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता, या तो पढ़ाई आपका साउथ कैंपस में होगा, नहीं तो आपका नॉर्थ कैंपस में पढ़ाई होगा। नॉर्थ कैंपस वालों का जो है पढ़ाई नॉर्थ में होता है, और साउथ कैंपस वालों का पढ़ाई जो है वो आपका साउथ में होता है। पढ़ाई आपके कॉलेज में नहीं होता है, आपको जो है वो मेन कैंपस को विजिट करना पड़ता है, मेन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस को विजिट करना पड़ता है। टोटल आपका यूआर में कितना सीट है, तो टोटल आपका यूआर में 106 सीट है, राइट। आपका C1 कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, 39 आपका जो है वो किस में हो जा रहा है, एक सेकेंड, 39 SC में हो जा रहा है, ST में 19 हो जा रहा है, OBC में 71 एंड EWS में 27। वही C2 यानी DU के जो बच्चे हैं उनके लिए 107 सीट हो जाती है यूआर में, 40 में SC, ST 19, OBC 71 एंड 27 आपके EWS के बच्चे जो है वो हो जाते हैं। यानी ये टोटल सीट आपको जो है वो C1, C2 एंड दैट टू अंडर कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो 2025 का कट ऑफ एंड 2027 के कट ऑफ में जो है 6 के कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस रहा नहीं है। कट ऑफ की बात कर लोगे तो यहाँ पे आपको कॉलेज के बेसिस पे C1, C2 के कट ऑफ के बेसिस पे यहाँ पे सारे मार्क्स दिख रहे हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन कॉलेजाइट वुमेन एजुकेशन का सबसे कम कट ऑफ रहता है, क्योंकि ये नॉन कॉलेजाइट होते हैं, राइट, नॉन कॉलेज वाले होते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बात कर लोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के C1 EWS कैटेगरी में आपके 157 गए थे, राइट। C1 ST जो कि नॉन DU वाले बच्चे हैं वहां पे 150 तक गए हैं। C1 OBC में 148, C1 UR सबसे ज्यादा हाई रहा है 213। और ये मैं लास्ट राउंड की बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट कट ऑफ की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ हुआ था, सेकंड कट ऑफ हुआ था, थर्ड हुआ था, फोर्थ हुआ था, उसके बाद स्पॉट आई थी, स्पॉट में भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये थर्ड जो आपका लास्ट हुआ था ना, राइट, जो सीटें रह गई थी इक्की दुक्की, वो सीटों को फिल करने के लिए आपका स्पॉट राउंड होता है, राइट। तो ये लास्ट जो आपका गया था सबसे मिनिमम मार्क्स पे, जो पिछले साल आपका गया था क्या एडमिशन, उस बेसिस पे यहाँ पे मैंने कट ऑफ को DU के बेसिस में प्रेजेंट किया है। फिर आता है बच्चा आपका IFLU, दैट इज इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो कि इंग्लिश के लिए ही सबसे ज्यादा और लिटरेचर एंड लैंग्वेज के बेसिस पे सबसे ज्यादा जाना जाता है। इसके 3 ब्रांच है। एक ब्रांच आपको जो है वो हैदराबाद में दिखेगा, जो कि इसके मेन ब्रांच है और बच्चे इसी को ही टारगेट करते हैं। दूसरा आपका लखनऊ दिखेगा, राइट,
लखनऊ दिखेगा, एंड तीसरा आपका जो है वो शिलोंग दिखेगा, राइट, शिलोंग दिखेगा। तो ये 3 आपके जो है वो ब्रांच है, जिसमें से हैदराबाद के बच्चों को जो है वो ज्यादा डिपार्टमेंट मिलता है और ज्यादा सीट उन्हें मिलता है, क्योंकि लखनऊ एंड शिलोंग में जो है वो इतने डिपार्टमेंट, बस कैफेटेरिया, इंग्लिश एंड लिटरेचर इन इंग्लिश रहते हैं, जिसमें 20 सीट रहते हैं। हैदराबाद की बात कर लोगे आप यहाँ पे, तो कैफेटेरिया में सबसे ज्यादा सीट रहता है, कैफेटेरिया में 90 सीट्स रहते हैं आपके। कैफेटेरिया क्या होता है, इसमें आप पेपर अपने हिसाब से चूज करते हो, आपका कोई फिक्स पेपर नहीं रहता है, आप कहीं से भी पेपर उठा सकते हो। फिर उसके बाद करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की बात, तो इंग्लिश लिटरेचर आपका यहाँ पे पेपर फिक्स रहता है, और वो लिटरेचर जो कि इंग्लिश में फॉल करता है वो पढ़ाया जाता है। लिटरेचर इन इंग्लिश यानी वो इंग्लिश लिटरेचर आपके आएंगे जिसकी लैंग्वेज ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई है, तो उसके 20 इंटेक्स होते हैं, राइट। कंपैरेटिव लिटरेचर, अब यहाँ पे आपको वैरायटीज बाय द वे दिखते हैं, आपको बहुत ही कम ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो कि इंग्लिश लिटरेचर में भी वैरायटीज में पढ़ाता है। जेएनयू आपके वन ऑफ दोज हो जाते हैं जो कि कंपैरेटिव में भी एडमिशन लेते हैं, राइट। आपके ये भी हो जाते हैं जो कि कंपैरेटिव में, लिंग्विस्टिक्स में, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में एडमिशन लेते हैं। तो आपके पास इतने सारे जो है वो LAQ P01 के कैटेगरी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एडमिशन, राइट। ये भी LAQ P01 के बेसिस पे भी ये 3 आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं, राइट। सो इतने सारे आपको इंग्लिश के जो है वो डिपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, इतने सारे आपके इंग्लिश के जो है वो क्या मिल जाते हैं, प्रोग्राम मिल जाते हैं जो LAQ P01 के बेसिस पे जाते हैं। और 20-20-20-20-20 करके आप देख लीजिए क्या होता है। जनरली बच्चे कैफेटेरिया में ज्यादा सेलेक्ट होते हैं क्योंकि कैफेटेरिया की इनटेक 90 होती है, राइट। अदरवाइज अधिकतर बच्चों का टारगेट जो है वो नॉर्मल, जैसा आपने BA किया था इंग्लिश लिटरेचर में, वैसा ही आपका MA नॉर्मल होता है इफ्लू में, राइट। आगे बढ़ते हैं तो इनका ये सारा जो है वो इंग्लिश रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज स्टडीज, राइट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। स्कूल ऑफ लिटरेचर स्टडीज में अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिव लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, राइट, इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज, लिटरेचर इन इंग्लिश, ये सारे आपके DU में हो रहे हैं, सॉरी इफ्लू में हो रहे हैं, राइट। अगर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की बात कर लोगे तो एस्थेटिक फिलोसफी, कल्चरल स्टडीज, साथ ही साथ फिल्म स्टडीज, कम्युनिकेशन, ये सारे LAQ P01 के थ्रू आपको जो है वो देखने को मिलेगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो कि मैं आपको DU के बराबर मानती हूँ, ठीक है, इफ्लू से पहले ही आता है। अगर आपको इफ्लू और HCU यानी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑप्शन मिलता है तो HCU को मैं चूज करूंगी, दोनों ही हैदराबाद में है, इफ्लू एंड HCU, राइट। HCU भी आपका जो है वो लगभग इफ्लू के आसपास का ही उसका कट ऑफ जाता है। आप उसके कट ऑफ जो है वो 200 के आसपास अगर आप UR है, राइट, और अगर आप OBC है तो 180-90 के आसपास, SC ST के लिए जो है वो 160-70 के आसपास जो है वो जाता है। OBC EWS का सेम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। एंड देन 5वें नंबर पे आता है आपका BHU, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके आप इस तरीके से सीट को देख सकते हो, राइट, जिसमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जो है इसमें भी आपका C1 एंड C2 के बेसिस पे जो है वो डिवाइडेड है। C1 आपके BHU के बच्चे जस्ट ऑपोजिट टू DU हो जाता है। DU में C1 कैटेगरी आते हैं आपके नॉन BHU, यहाँ पे C1 कैटेगरी आपके BHU हो जाते हैं, और C2 कैटेगरी आपके नॉन BHU के बच्चे हो जाते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन BHU के बाहर से किया था। तो उस हिसाब से भी यहाँ पे उनकी जो है वो सीट्स डिवाइडेड है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जो होता है आपका मेन यूनिवर्सिटी का होता है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 बेसिस पे आपको दिखेगा, एक है नॉर्मल और दूसरा है पेड फी कोर्स। पेड फी कोर्स क्या होता है कि अगर आप कुछ मार्क्स से रह गए, मान के चलिए कि कट ऑफ आपकी कितनी थी, कट ऑफ जो है वो आपका मेन यूनिवर्सिटी का 215 था और आपको 212 आया, तो आप एक्स्ट्रा फी दोगे और एक्स्ट्रा फी देकर आप एडमिशन लोगे। और ये एक्स्ट्रा कितना होता है, अगर 1500 जो है वो आपका फी जाता है किसके में, नॉर्मल मेरिट के बेसिस पे, पेड फी में नहीं, लेकिन पेड फी में आपको 5000 जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। ये मेन यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन वही अगर आप एफिलिएटेड में जाओगे और आर्या महिला PG में जाओगे, राइट, आर्या महिला PG कॉलेज में जाओगे आप, तो वहां पे आपको जो है वो कितना देना पड़ेगा फी, पर सेमेस्टर 12,800 देना पड़ेगा, और पेड सीट में आपको 10,000 ज्यादा लगेगा। सारे एफिलिएटेड की यही बात है कि पेड सीट में आपको 10,000 ज्यादा लग रहा है, राइट। पेड सीट पे आपको 10,000 पर सेमेस्टर। ये बस कॉलेज की फी की मैं बात कर रही हूँ, मैं हॉस्टल की बात नहीं कर रही हूँ। DU में बाय द वे हॉस्टल नहीं मिलता है, BHU में मिल जाता है हॉस्टल, राइट। सो ये आपके जो है वो सीट्स है। सबसे ज्यादा सीट आपको डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के बेसिस पे मेन यूनिवर्सिटी में मिलेगा, राइट। BHU के बच्चों के लिए 10 है UR में, और नॉन BHU के बच्चों के लिए जो है वो 29 है। आप सीट को यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हो।
थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम और देखते हैं कि बच्चे क्या चैलेंजेस को फेस करते हैं। बच्चों का सबसे पहला चैलेंज है कि मैम हम तो यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हैं, हमें सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है। बच्चे रूटीनाइज कर लो। सेमेस्टर एग्जामिनेशन जब आपका होने वाला रहता है, जो कि जनरली आपका किस समय रहता है, आपका एंड ऑफ द दिसंबर रहेगा, नहीं तो जनवरी के आसपास, और नहीं तो फिर आपका मई जून में रहता है, तब तक आपकी मार्च में एग्जामिनेशन होकर खत्म हो जाती है। तो मैं मई जून वाले को यहाँ कंसिडर नहीं करूंगी, मैं दिसंबर जनवरी वाले को यहाँ कंसिडर करती हूँ, क्योंकि वो आपका पीक होता है प्रिपरेशन का, राइट, सीयूईटी पीजी प्रिपरेशन का, और आपका सेमेस्टर भी है, तो आप रूटीनाइज करो, राइट। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जितना अर्ली प्रिपरेशन करोगे, आपके पास सेमेस्टर एग्जामिनेशन वाला प्रॉब्लम आपके सामने निकल के ही नहीं आएगा, राइट। जैसे ही आपका एग्जामिनेशन आने लग जाता है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, और 1 महीने के आसपास आपके पास टाइम होता है, तो आप जो है वो क्या करते थे, पहले आप जो है वो ज्यादा सीयूईटी पीजी को टाइम देते थे, लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो आपको ज्यादा किसको टाइम देना है, पहले आप 3 शिफ्ट जो है वो दिया करते थे सीयूईटी पीजी को, अब क्या करोगे, अब उस 3 में से जो है बस 1 शिफ्ट आप सीयूईटी पीजी को दोगे, जिसमें आप सिलेबस कंप्लीट और रिवीजन दोनों को साथ में मैनेज करोगे। 6 घंटे थी, जिसमें से 3 घंटा जो है वो आप सीयूईटी पीजी को दोगे, बाकी के 3 घंटा या 3.5 घंटा जो है वो आप क्या करोगे, और उससे ज्यादा दे सकते हो तो बिल्कुल दीजिए, सेमेस्टर एग्जामिनेशन को दोगे, क्योंकि आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट भी मिलता है बच्चों को इंटर्नशिप भी मिलती है, राइट। सो ये सब के बेसिस पे अगर आप बात कर लोगे, तो प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट को आप जो है वो भी कर सकते हो, टाइम मैनेज कर लीजिएगा। कुछ समय के लिए आप ब्रेक ले सकते हो अपने सीयूईटी पीजी के 1-2 दिन के प्रिपरेशन में, लेकिन मेक श्योर आपका रिवीजन कंटिन्यू होना चाहिए, रिवीजन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। इंटर्नशिप भी अब बच्चों को करना रहता है, किसी किसी को लास्ट ईयर में करना रहता है, किसी को लास्ट सेमेस्टर में करना रहता है, तो इंटर्नशिप के साथ जो है वो प्रिपरेशन सबका करना इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। सो उसके लिए आपको टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब खाली हैं तो कान में ईयरफोन लगा लिया, लेक्चर सुन लिया, राइट, खुद की जो है वो वॉइस रिकॉर्ड कर ली, उसी वॉइस रिकॉर्ड को जो है वो सुनते गए, अपनी नोट्स को पढ़ लिया एक ऊपर से, और वॉइस रिकॉर्ड कर लिया, उसी वॉइस रिकॉर्ड को जो है काम भी कर रहे हैं, अपना सुन भी रहे, पढ़ाई भी कर रहे हैं। बीच में ब्रेक मिल रहा है आपको 15 से 20 मिनट का, तो 15 से 20 मिनट के कुछ लेक्चर्स देख लिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, माइनर राइटर्स को कवर कर लिए, या फिर मेजर राइटर के मेजर 1-2 वर्क को कवर कर लिया, तो ये करना पड़ेगा। और प्लेसमेंट की बात करोगे तो प्लेसमेंट आपको माइंड यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो है वो प्लेसमेंट मिलते हैं, राइट। स्टेट यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट मिलने के चांसेस जो है वो आपके 50-50 और लगभग किसी किसी यूनिवर्सिटी में ना के बराबर रहता है, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं मिलते। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो है वो बच्चों को प्लेसमेंट, एमए के बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है, या तो जर्नलिज्म में, नहीं तो टीचिंग वगैरह में, नहीं तो रिसर्च में आपको प्लेसमेंट जो है वो मिलते हैं। एंड को करिकुलर एक्टिविटीज भी जो है वो आपको कराया जाता है, राइट, जिसमें बच्चे जो है वो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं जो कि बच्चों को फेस करना पड़ जाता है, और मैंने आपको एक सोल्यूशन बताया है, और वो सोल्यूशन है कंसिस्टेंसी, है ना। एक रूटीन बनाना है, कंसिस्टेंट को फॉलो करना है, कि आज से शुरू किया है, राइट, आज से शुरू करेंगे तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को मैनेज करना है। जब आप शुरू करोगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैवी हो जाएगी, बिलीव मी, बट द मोमेंट यू विल स्टार्ट, आफ्टर अ मंथ ऑफ योर स्टार्टिंग, राइट, आप खुद में चेंजेस को देखना शुरू करोगे। खुद में जो चीज़ें आपको पहले कॉम्प्लिकेटेड लगती थी स्टार्टिंग डे में, स्टार्टिंग वीक में, स्टार्टिंग मंथ में, अब वही चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी लगती है। सो स्टार्ट डूइंग। प्लानर जो मैंने बोला है आप उस हिसाब से स्टिक कीजिए, या फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से आप प्लानर बनाइए, बट मेक श्योर कि आप जो है वो दिन के कितने भी कम तो 4 से 5 घंटा आप दे रहे हो, मैक्सिमम 6 ही देना, उससे ज़्यादा देने की आपको ज़रूरत नहीं है, वरना वो हैवी हो जाएगा, बिकॉज यू ऑल आर ऑल्सो, मोस्ट ऑफ यू आर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्टूडेंट वाले बच्चे, सेमेस्टर के बच्चे। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी इज द की, राइट। और इसी के साथ आपको अपनी सीयूईटी पीजी की जर्नी, LAQ P01 पेपर की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करनी है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, दैट इज इंग्लिश लिटरेचर CUET PG, PWCUET PG पे मुझे जो है वो मिल सकते हो, ओके। इस पे क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाकी आई थिंक कि आपको रोड मैप जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाय बाय।